बीपीएससी प्रीवियस ईयर टॉपिक के अंतर्गत आज फिर एक नया वीडियो के साथ हम आज इस वीडियो में देखेंगे 45वीं बीपीएससी का प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को जो 2002 में पूछा गया था। और इस वीडियो के अंतर्गत लगभग 150 प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे जो आगामी बीपीएससी के लिए अति लाभप्रद साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक 45वीं। आज का प्रश्न है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पावापुरी में। और कहा जाता है कि महावीर स्वामी ने 527 ईसा पूर्व या 468 ईसा पूर्व में लगभग 72 वर्ष की अवस्था में राजगिरी के समीप स्थित पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिए थे। अगला प्रश्न है कि बोधगया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कहा जाता है कि निरंजना जो अभी फल्गु नदी है के तट पर बसे बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यहीं प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर है जिसके गर्भगृह में भगवान बुद्ध की स्वर मंडित प्रतिमा भूमि स्पर्श मुद्रा में स्थापित है। शुंग वंश के बाद किस वंश भारत पर राज किया। तो कण्व वंश। कहा जाता है कि अंतिम शुंग शासक देवभूति की उसकी अमात्य वासुदेव ने हत्या कर कण्व वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था। तो पाटलिपुत्र। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कहा जाता है कि अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र तीस की अध्यक्षता में हुआ और इसी संगति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया। तो ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियों पर। और इसके बारे में कहा जाता है कि कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र हिंदू राज्य शासन पर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में इनका वही स्थान है जो व्याकरण के क्षेत्र में पाणिनि के अष्टाध्यायी का है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। तो कनिष्क के युग में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और कहा जाता है कि कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान संप्रदाय में बंट गया। महायान में बुद्ध को देवता मान करके उनकी पूजा की जाने लगी और साथ ही बोधिसत्व की पूजा भी शुरू किया गया। अगला प्रश्न है कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा। तो कालिदास। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और कालिदास के बारे में कहा जाता है कि कुमार संभव कालिदास की रचना है और यह महाकाव्य 17 सर्गों में बांटा गया है और इसमें शिव और पार्वती के बारे में और कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा वर्णित है। अगला है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। तो सैयद वंश का। और कहा जाता है कि तैमूर के आक्रमण 1399 में पतनोन्मुख तुगलक वंश के शीघ्र ही पतन हो गया और 1414 में सैयद वंश सत्ता में आया और तैमूर ने भारत से जाते समय सैयद वंश के पहले शासक खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर को गवर्नर नियुक्त किया था। अगला है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो फिरोज तुगलक के। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कहा जाता है कि फिरोज तुगलक के समय दास प्रथा को बहुत बढ़ावा मिला और उसके बाद 1,80,000 गुलाम थे उसके पास और जिसमें से 40,000 शाही महल में सुल्तान की सेवा में नियुक्त थे। अगला है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। तो फिरोज तुगलक। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और कहा जाता है कि फिरोज तुगलक ने एक रोजगार दफ्तर खोला था जिसमें बेकारों को लेखा जोखा रखा जाता था तथा उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार काम दिया जाता था। अगला है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उसके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया। तो ऑप्शन बी फरखुरशियर ने। और फरखुरशियर के बारे में कहा जाता है कि कंपनी का एक प्रतिनिधिमंडल जॉन सरमन की अध्यक्षता में मुगल दरबार आया तथा कुछ विशेषाधिकारों की याचना की। फलतः 1717 में फरखुरशियर ने एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को 3000 वार्षिक शुल्क दे करके बंगाल में चुंगी मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी और इसे बंगाल में अंग्रेजी व्यापार का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगला है कि कुक्का आंदोलन के
किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह के द्वारा कुका आंदोलन को संगठित किया गया था। और कुका आंदोलन का संगठन पंजाब में 1840 में भगत जवाहर लाल ने किया और राम सिंह कुका के नेतृत्व में कुकाओं ने अंग्रेजों से 1863 तथा 1872 में लोहा लिया। अंग्रेजों ने कुका विद्रोह को कुचल करके राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया। अगला है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार से। अगला है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गालिब ने। और कहा जाता है कि शायर असदुल्ला खां गालिब को दौर 1806 से लेकर के 1869 है और इस प्रकार 1857 के विद्रोह को उन्होंने देखा था। अल्ताफ हुसैन पानीपत उर्फ हाली 1837 से लेकर के 1894 तक 1857 के विद्रोह को देखा था। अगला प्रश्न है कि सबसे कट्टर दुश्मन था 1857 विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और कहा जाता है कि मौलवी अहमदुल्ला शाह ने 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था और लखनऊ में हार जाने के बाद उसने रुहेलखंड में विद्रोह किया, जहां पुनाय के राजा ने धोखे से उसे मार डाला और उस पर कंपनी ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। अगला है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। तो मुंडाओं ने कहाँ विद्रोह खड़ा किया? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 1895 में मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। कहा जाता है कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1895 से लेकर के 1901 के बीच मुंडा आदिवासियों ने छोटा नागपुर क्षेत्र में विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है कि भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद के संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद रजा खान को। और कहा जाता है कि इलाहाबाद के संधि अगस्त 1765 के बाद क्लाइव ने बंगाल के दोहरी शासन प्रणाली लागू की, जिसके तहत दीवानी कार्यों के लिए 2 उप दीवान बंगाल के लिए रजा खां और तथा बिहार के लिए सिताब राय को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन 1886 की अध्यक्षता में की थी और 1893 तथा 1906 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित हैं? तो पील आयोग, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, पील आयोग। और कहा जाता है कि 1857 के क्रांति के बाद सैनिक पुनर्गठन हेतु पील कमीशन की नियुक्ति हुई, जिसकी सिफारिश के आधार पर सेना में भारतीयों की संख्या घटा दी गई तथा यूरोपियों की संख्या बढ़ा दी गई। अगला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 15 अक्टूबर 1905 को। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था और इस दिन स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के तहत राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर जाना जाता था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक को। और तिलक लाजपत राय तथा बिपिन चंद्रपाल प्रसिद्ध राष्ट्रवादी अथवा उग्रपंथी थे और इन्होंने उदारवादियों को नरम नीति का विरोध किया और सर्वप्रथम तिलक ने ही स्वराज की मांग का स्पष्ट रूप से किया था। अगला प्रश्न है कि जनरल डायर को किसने गोली मार करके हत्या कर दी? तो उधम सिंह ने। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। जनरल डायर की हत्या उधम सिंह लंदन में कर दी थी और उधम सिंह गद्दर आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व इनमें से किसी नहीं, उत्तर नहीं दिया हुआ है।
कहा जाता है कि 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। उसमें आंदोलन में गांधी जी ने नेतृत्व में चलने का निर्णय लिया गया और साथ ही यह भी कहा गया कि यदि सभी नेता कैद कर लिए जाएं तो जनता अपना नेतृत्व खुद करे। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के सभी नेता कैद कर लिए गए। फलतः आंदोलन स्वतः स्फूर्ति हो गया। अगला है कि करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था करो या मरो का नारा। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी ने अपने भावपूर्ण भाषण में करो या मरो का आह्वान किया। अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर में। कहा जाता है कि आज़ाद हिंद फौज के पहले डिवीज़न का गठन कैप्टन मोहन सिंह द्वारा 1 सितंबर 1942 को मलाया, जो सिंगापुर में है, 1 सितंबर 1942 को मलाया सिंगापुर में है, किया गया था। और सुभाष चंद्र बोस जुलाई 1943 में सिंगापुर पहुँचे तथा आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन कर इसका मुख्यालय रंगून तथा सिंगापुर में बनाए। अगला है कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 23 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न, और इसके बारे में कहा जाता है कि लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस के नरम दल से संबंधित था? तो कांग्रेस के नरम दल से संबंधित कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरविंद घोष। और इनके बारे में कहा जाता है कि अरविंद घोष 1872 से 1950 तक एक प्रसिद्ध नरमपंथी नेता थे और 1906 से 1910 तक क्रांतिकारी नेता भी रहे और 1910 में पांडिचेरी चले गए और युगांतर नामक पत्रिका चलाई और बाद में योग साधन में लग गए। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो सर पी लॉरेंस के द्वारा। कहा जाता है कि 24 मार्च 1946 को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा और इसके अध्यक्ष लॉर्ड फ्रैंथिक लॉरेंस थे तथा 2 अन्य सदस्य थे, स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर। और इस मिशन ने अपना प्रस्ताव 16 मई 1946 को प्रकाशित किया। अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न है कि 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? तो पटना में। कहा जाता है कि जयप्रकाश नारायण अपने 5 सहयोगियों के साथ 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भाग गए थे और इनमें से योगेंद्र शुक्ल भी थे, जिन्हें मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिया गया और 7 दिसंबर 1942 को उन्हें पटना लाया गया तथा बक्सर जेल भेज दिया गया। जगत नारायण लाल किस जेल में भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कहा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगत नारायण लाल को सितंबर 1942 में कैद कर लिया गया और उन्हें बांकीपुर जेल में भेज दिया गया। अगला है कि रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो अमहरा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। रामचंद्र शर्मा पटना जिले के अमहरा गांव में रहने वाले थे। अगला है कि नरसिंह नारायण क्या थे? तो श्री नरसिंह नारायण जो है वह समाजवादी थे। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नरसिंह नारायण समाजवादी नेता तथा जयप्रकाश नारायण के सहयोगी थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? अगला प्रश्न है तो समाजवादी पार्टी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जयप्रकाश नारायण 1900। अगला प्रश्न है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो बौद्ध मठ। कहा जाता है कि बिहार शब्द का अपभ्रंश है और 12वीं सदी के आसपास उदंतपुरी तथा अन्य बौद्ध बिहारों के कारण प्रदेश का नाम बिहार पड़ा। अगला प्रश्न है कि कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? एल्युमिनियम। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। मुरी में भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है जो झारखंड राज्य में अवस्थित है। अगला है कि गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो गांधीनगर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। गुजरात राज्य मई 1960 ईस्वी को अस्तित्व में आया और यह पश्चिम तट पर स्थित है और इसकी राजधानी गांधीनगर को बनाया गया। अगला है कि राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो राजस्थान की राजधानी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जयपुर। कि राजस्थान क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और इसकी राजधानी जयपुर है। अगला है कि असम कुल मिला करके कितने राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? तो 7 राज्य। ऑप्शन
बी, असम की राजधानी दिसपुर है और इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर राज्यों के साथ मिलती है। असम पूर्वोत्तर अगला प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा नांगल बांध जो है वह सतलज पर बनाया गया। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। पंजाब राज्य में 3 बांध हैं, भाखड़ा, पोंग और रंजीत नगर। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थापित किया गया और यह संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है और इसके पीछे मानव निर्मित झील जिसे गोविंद सागर के नाम दिया गया। हिमाचल प्रदेश में नांगल नाम के स्थान पर जल विद्युत केंद्र बनाया गया और इससे लाभान्वित राज्य हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी है। अगला प्रश्न है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 23.7%। और इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का 23.81% वन है और देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का दूसरा स्थान आता है और प्रतिशत के रूप में मिजोरम प्रथम स्थान पर है और यह 2002 का प्रश्नों से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रमाणिक समय IST और ग्रीनविच मध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है, तो 5.5 घंटा का। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है और देशांतर 4 मिनट के अंतर होता है और भारत के मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। अगला है कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो 64 और इसकी लंबाई 40,000 किलोमीटर, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 77 है और यह प्रश्न 2002 से पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो 36। लक्षद्वीप अरब सागर में प्रवाल द्वीपों का एक समूह है और यहाँ कुल 36 द्वीप है और इनमें से केवल 11 में आबादी है और भारत में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन लक्षद्वीप से होता है। अगला है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और 2001 के जनगणना के अनुसार और 2011 जनगणना से अनुसार हम लोग विभिन्न कूट को देखेंगे। जैसे पश्चिम बंगाल 2001 के अनुसार 904 सबसे अधिक और 2011 में वही जनघनत्व 1029 हो गया। और दूसरा दिल्ली में, तो दिल्ली में 9294 संघीय है और वही फिर 2011 में देखेंगे तो 11,297 संघीय हो जाता है। और अगला केरल में, तो केरल में 819 2001 के अनुसार और 2011 के अनुसार 859 और उत्तर प्रदेश को 869 और 11 में 828 और बिहार के 880 और 11 में 1102 सबसे ज़्यादा जनघनत्व 2011 के जनगणना से अनुसार बिहार का। अगला है कि झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो सिंहभूम जिला। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंची चोटियों किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? सबसे ऊंचा चोटी तो नवीन मोड़दार पर्वत में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, नवीन मोड़दार पर्वत। कहा जाता है कि जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा मोड़ या फिर वलन पड़ जाते हैं तो उसे बलित पर्वत कहते हैं और टर्शियरी युग के समय बने पर्वत को नवीन या युवा बलित पर्वत कहा जाता है। बलित पर्वत विश्व का सर्वाधिक ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत है और इसका विस्तार सभी महाद्वीपों में है, जैसे हिमालय एशिया में, आल्पस यूरोप में और रॉकीज उत्तरी अमेरिका में और एंडीज दक्षिण अमेरिका में, एटलस अफ्रीका में। अगला है कि पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो 28 किलोमीटर का। पृथ्वी के घूर्णन गति में 1 मिनट तय की गई दूरी हो जाता है 27.9 यानी 28 किलोमीटर लगभग। शुष्क भूमि तो मूंगफली। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कहा जाता है कि मूंगफली खरीफ फसल के अंतर्गत आती है और यह उष्णकटिबंधीय पौधा है और इसकी फसल के लिए 22 से 25 सेंटीमीटर ग्रेड तापमान तथा वर्षा 60 से 130 सेंटीमीटर उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी बनाने में सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक है? तो कनाडा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। और कहा जाता है कि पृथ्वी के सबसे
उत्तरी भाग में शुद्ध कोकनधारी वन पाए जाते हैं और उन्हीं वनों के कारण कनाडा में लकड़ी और लुगदी के कारण उद्योग का सबसे बड़ा उत्पाद और निर्यातक है। अगला है कि अफ्रीका के मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी के घाटी के, तो कांगो। ऑप्शन बी हो जाएगा कांगो। अगला प्रश्न है कि भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है, तो 65%। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। और भारत में कृषि कुल श्रम शक्ति के 57% को रोजगार उपलब्ध कराती है और यह प्रश्न पूछे जाने के समय 65% था और यह प्रश्न 2002 के करंट से लिया गया है। अगला है कि वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा निर्यातक हिस्सेदारी, तो यूएसए। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार देश यूएस चीन अमेरिका के स्थान आता है। अगला प्रश्न है कि बैंकों के द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है, तो क्रेडिट कार्ड को। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्लास्टिक मनी का तात्पर्य है कि विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्था या अन्य कंपनियों के द्वारा जारी किया गया क्रेडिट कार्ड। अगला है कि आईआरडी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण विकास और निर्धनता निवारण। कहा जाता है कि छठी पंचवर्षीय योजना में 2 अक्टूबर 1980 ईस्वी में समूहित ग्राम विकास कार्यक्रम IRDP को पूरे देश में चलाया गया और इसका उद्देश्य था कि निर्धन लोगों की मदद करना ताकि आय में वृद्धि हो सके और वर्तमान में यह कार्यक्रम स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में शामिल कर लिया गया। अगला है कि सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है, तो आर्थिक असमानताएं। विभिन्न आय वाले के बीच विषमता कितनी है यह दर्शाते हैं, किंतु तुलनात्मक अध्ययन ही सापेक्ष निर्धनता को परिभाषित करता है। अगला है कि भारत के 9वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि है, तो सन 1997 से लेकर के 2002 ईस्वी तक। कहा जाता है कि 9वीं योजना 1997 से 2002 ईस्वी तक अवधि रही और यह देश के आज़ादी के 50वें वर्ष में शुरू हुई थी। अगला है कि पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को महत्वपूर्ण विकास हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र में। अगला है कि किसी देश के प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है, तो राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय किसी देश के निवासियों को आर्थिक स्थिति को दर्शाता है और प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए PCI बराबर राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। अगला है कि निम्न में से कौन से 2 परोक्ष कर हैं, तो बिक्री और उत्पाद शुल्क। अगला प्रश्न है और कहा जाता है कि परोक्ष कर के अंतर्गत बिक्री कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क, सेवा कर आते हैं और प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आयकर, निगम कर, उपहार कर, संपत्ति कर, व्यय कर, ब्याज कर आदि आते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में सन 1998 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो 1998 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन को दिया गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा अमर्त्य सेन। वर्ष 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया और इस क्षेत्र में यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले एशियाई थे। अगला है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, CSO के द्वारा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचन होने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु की सीमा कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष। कोई व्यक्ति संसद के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हता तभी होगा जब वह भारत के नागरिक होगा और राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु और लोकसभा में कम से कम 25 वर्ष का आयु पूरा कर चुका हो। तो यह अनुच्छेद 84 में दिया गया है। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 245। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए
विधि बना सकेगी और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके भाग के लिए विधि बना सके। संसद द्वारा बनाई गई कोई भी विधि इस आधार पर अविधिमान नहीं समझी जाएगी कि उसका राज्य क्षेत्रातीत परिवर्तन होगा। अगला है कि राज्यसभा के सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यह अमेरिकी प्रथा का अनुसरण करता है और उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य विधानमंडल में किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो ऑप्शन बी संविधान इसका उत्तर हो जाएगा। कहा जाता है कि भारत में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की भांति संविधान समान विधान के उच्च आसन पर स्थित है और जो विधि संविधान के अनुरूप नहीं है वह विधिमान्य नहीं हो सकती है। संविधान में न्यायपालिका को सीमित सर्वोच्चता दी गई है और इसकी परिकल्पनाएं अनुच्छेद 13 में बांधी गई। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका खाली जगह के अधीन रह करके कार्य करती है। तो विधानपालिका के अधीन रह करके कार्यपालिका काम करती है। कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और संसद का कार्य है कि कार्यपालिका को। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। तो पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। और संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसके अंतर्गत त्रिस्तरीय प्रणाली अपनाई गई, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अगला है कि संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है तो पंचायती राज प्रणाली से। अगला और इसके बारे में कहा जाता है कि संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसके अंतर्गत त्रिस्तरीय प्रणाली अपनाई गई, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अगला प्रश्न है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है। तो चुनाव आयोग का। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और कौन सी राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल है इसका फैसला चुनाव आयोग करता है और चुनाव आयोग का यह निर्णय चुनाव चिन्ह, आरक्षण एवं आवंटन अधिनियम 1968-2000 में संशोधित के तहत करता है। अगला है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है। तो राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ हो जाता है कि संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय अर्थात 12 बजे के बाद का समय आमतौर पर शून्यकाल कहा जाता है और यह 1 घंटे तक चलता है। नियमों में शून्यकाल का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। अगला प्रश्न और इसके बारे में कहा जाता है कि शून्यकाल के नाम 1960-70 के दशक में समाचार पत्रों में तब दिया गया जब बिना पूर्ण सूचना के अविलंबनीय लोक महत्व के विषय उठाने की प्रथा विकसित हुई। अगला है कि भारतीय निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था की गई है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। कहा जाता है कि संविधान के भाग 4 में 156 अनुच्छेद 156-51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन हो वर्णित किया गया है जिसे 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता परामर्श देता है और इसके बारे में कहा जाता है कि प्रत्येक राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल राज्य का विधि अधिकारी होता है। वह राज्य सरकार को विधिक मामले में परामर्श देता है और इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। उसको प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और यह राज्य विधानमंडल के कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यपाल। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य के कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है और यह प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से करता है। यह अभी निर्धारित हुआ है कि मंत्री राज्यपाल के अधीनस्थ अधिकारी है। अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य के नाम से। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा।
कहा जाता है कि मूल्य कर्तव्य अनुच्छेद 51 क के अंगीकृत किया गया और वह मूल्य संविधान का भाग नहीं था। 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में सम्मिलित किया गया और मूल्य कर्तव्य संशोधित संविधान से लिया, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया और वर्तमान में 11 मूल्य कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? भारत का मौलिक कर्तव्य तो हमारी मिली जुली संस्कृति में समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहा जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 51 क में प्रत्येक नागरिक के लिए 11 कर्तव्य दिए गए, उनमें से एक हमारी मिली जुली संस्कृति के समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम यानी प्राइवेट विश्वविद्यालय का नाम है, तो प्राइवेट विश्वविद्यालय हो जाएगा मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय और इसकी व्याख्या है कि इग्नू, JNU और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सरकारी विश्वविद्यालय हैं। ये तीनों केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और इग्नू की स्थापना 1985 में की गई थी जो एक मुक्त ओपन विश्वविद्यालय है और JNU की स्थापना 1968 में और नई दिल्ली में किया गया था और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में किया गया और मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय निजी विश्वविद्यालय है। अगला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो बिहार से थे। कहाँ से थे? तो बिहार से थे। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे और 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इन्होंने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना भी किया। अगला है कि जापान के क्राउन राजकुमारी का नाम क्या था? तो जापान के राजकुमारी के नाम था एइको। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है तो एविलिम्पिक्स के रूप में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। विकलांगों के ओलंपिक को एविलिम्पिक्स के रूप में जाना जाता है और इसका आयोजन 4 वर्षों पर किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 मार्च को। 20 मार्च 1927 को महाड़ चौडार तालाब प्रतिबंध मुक्ति के स्मृति में भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 20 मार्च को सामाजिक स्मृति दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो अंडवाहिनी में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जहाँ शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं उसे निषेचन कहते हैं और यह क्रिया अंडवाहिनी यानी डिंब वाहिनी में होती है। दोनों को मिलने के बाद युग्मनज बनता है जो धीरे धीरे बच्चे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बच्चे को जन्म। अगला प्रश्न है कि थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन है? तो TSH। हार्मोन एक विशिष्ट कार्बनिक यौगिक है और हार्मोन को नलिका विहीन ग्रंथियां कहा जाता है क्योंकि इसके वहन के लिए नलिकाएं नहीं होती हैं, जैसे TSH, FSH, LTH, SCTH इत्यादि। अगला प्रश्न है कि कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 31 जोड़ी। मेरू रज्जु में एक बेलनाकार संरचना है और यह मेंडुला ऑब्लिगोलाटा से आरंभ होकर के कशेरुकंड में घिरा होता है। कुल मिलाकर के 31 जोड़ी तंत्रिकाएं मेरू रज्जु में निकलती है और ये शरीर में समान क्रियाओं के साथ साथ अन्य क्रिया भी संपन्न करती है। तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क मेरू रज्जु और तंत्रिकाएं आती है। मस्तिष्क तथा मेरू रज्जु तंत्रिका तंत्र का केंद्रीय भाग होता है और यहाँ से छोटी छोटी पतली तंत्रिकाएं पूरे शरीर में फैली रहती है। कार्यकारी अंगों का किसी उद्दीपन के प्रति अचेतन नहीं होता। अगला है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो अष्टफलकीय। सल्फर हेक्साफ्लोराइड के अणु का आकार अष्टफलकीय होता है। सल्फर S8 से बना होता है।
अगला है कि एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के साथ इसका यौगिक कर कौन सा सूत्र होगा? तो X4H। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चूँकि बाह्यतम कक्षा में X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हाइड्रोजन के साथ इसका यौगिक का सूत्र X4H होगा, XH4। तीसरे और चौड़े समूह के ऑक्साइड के सामान्य गुण धर्म क्या है? तो बेसिक और एसिडिक। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व के ऑक्साइड के प्राकृत प्रबल भास्मिक से क्रमशः घट करके प्रबल अम्लीय हो जाता है। आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड के सामान्य गुणधर्म बेसिक क्षारीय और एसिडिक अम्लीय होता है। अगला है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व के द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। परमाणु, और कहा जाता है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इसलिए द्रव्यमान संख्या बराबर, यानी ए बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो 4 द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु का तत्व के लिए होता है? तो ऑप्शन डी 2882। अगला प्रश्न है कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 1। अगला है कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा किरण में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। रेडियो एक्टिव पदार्थ के 3 प्रकार के किरणें होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा धन आवेशित, बीटा ऋण आवेशित तथा गामा में कोई आवेश नहीं होता है, यह न्यूट्रल होता है। अगला प्रश्न है कि 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य। अगला है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि बल गुणनफल है, तो बल किसके गुणनफल है? तो द्रव्यमान और त्वरण के। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो आयतन जो है वह सदिश नहीं है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है। सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, जैसे बल, विस्थापन, विद्युत क्षेत्र, भार, बलाघूर्ण, चाल, प्रवणता, ताप, प्रवणता, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत धारा तथा घनत्व आदि। और अदिश राशि में जैसे केवल परिमाण होता है, अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, और इस परिमाण को हम लोग देखेंगे जैसे समय, चाल, द्रव्यमान, आयतन, ताप, आवृत्ति, विशिष्ट ऊष्मा आदि के रूप में। अगला है कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य कितना है? तो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर से। अगला है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो एक्सेलरेशन बराबर v माइनस u बटा टी, यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u, समय t और अंतिम वेग v है तो त्वरण a की गणना होगी एक्सेलरेशन a बराबर v माइनस u बटा टी। अगला है कि समतल, तो यह मैथ का प्रश्न था। तो आगे देखेंगे भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है? तो यह 2002 से पूछा गया प्रश्न है। तो उस समय एस कृष्णास्वामी थे, और एस कृष्णास्वामी 2002 में वायुसेना के प्रमुख के रूप में 31 दिसंबर 2001 को ग्रहण किए थे, और उन्होंने यह कार्यभार एयर चीफ मार्शल AY टिप्पणी से ग्रहण किया था। अगला है कि नई दिल्ली और पटना के बीच 2 फरवरी 2002 से चलने वाली द्रुतगामी रेलगाड़ी का क्या नाम है? तो संपूर्ण क्रांति। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और संपूर्ण क्रांति पटना से दिल्ली जाते समय सिर्फ मुगल सराय और कानपुर ही रुकती है,
और इसके लिए टिकट सिर्फ पटना से दिल्ली या दिल्ली से पटना तक ही मिलता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार झारखंड का सह राज्यपाल रहे? तो विनोद कुमार पांडे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। झारखंड के राज्यपाल प्रभात कुमार के त्यागपत्र देने के बाद राष्ट्रपति ने बिहार के राज्यपाल श्री विनोद कुमार पांडे को झारखंड राज्य के अतिरिक्त कार्यभार सौंपा था। अगला है कि इनमें से किस अमेरिकी दूत का चयन पश्चिमी एशिया तनाव को कम करने के लिए किया गया है? तो ऑप्शन ए एंथोनी जिन्नी। तो यह करंट अफेयर 2002 से पूछा गया था, उसी के प्रश्नों को हम लोग अभी देख रहे हैं। और इसके बारे में कहा जाता है कि फिलिस्तीन एवं इजराइल के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष युद्ध के फलस्वरूप पश्चिमी एशियाई में शांति स्थापित नहीं हो पा रही थी। संभावित युद्ध को रोकने के लिए एंथोन्स जिन्नी को शांति वार्ता हेतु भेजा गया। अगला है कि इनमें से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है? तो यह करंट अफेयर 2002 का है, JS वर्मा। उस समय के JS वर्मा थे। अब आगे देखते हैं कि मार्च 2002 में हैदराबाद में संपन्न 17वीं पार्टी में लगातार चौथी बार किसका चयन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में हुआ? तो 2002 में हरकिशन सिंह सुरजीत को हुआ था। और मार्च 2002 में हैदराबाद में संपन्न कम्युनिस्ट ऑफ इंडिया मार्क्सवादी की 17वीं पार्टी कांग्रेस में लगातार चौथी बार हरकिशन सिंह सुरजीत को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट को महासचिव के रूप में चुना गया। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने 13 उत्कृष्ट मंदिरों में अन्नदानम योजना को प्रारंभ किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री 2002 के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थी? जे जयललिता। और 63वें उत्कृष्ट मंदिरों के लिए अन्नदानम योजना का प्रारंभ किए थे। अगला है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मार्च इसका उत्तर हो जाएगा। 16 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मार्च 2002 में अदालत की अवमानना के दोष की सजा दी गई थी? अरुंधति राय को। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी लखनऊ न्यायपीठ के अंतर्गत समक्ष है का प्रकार है? तो स्वतत्वाधिकार मुकदमा है यानी टाइटल सूट है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और ऐसा मुकदमा जो किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध न होकर के सार्वजनिक अधिकार हेतु चलाया जाता है उसे स्वतत्वाधिकार मुकदमा बोला जाता है। अगला है कि अफगानिस्तान में अमेरिका का सबसे बड़ा धरातलीय ऑपरेशन जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑपरेशन एनाकोंडा को। कहा जाता है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के पतन एवं हामिद करजई के नेतृत्व में नई सरकार का गठन के बाद अफगानिस्तान में दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में छिपे तालिबान अलकायदा लड़कों को समाप्त करने के लिए अमेरिकियों अफगानिस्तान सेनाओं द्वारा ऑपरेशन एनाकोंडा चलाया गया। और यह करंट अफेयर 2002 से पूछा जा रहा है। अगला है कि मार्च 2002 ईस्वी में इस्लामाबाद में संपन्न हुए द्वितीय सार्क सूचना मंत्री सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ऑप्शन सी सुषमा स्वराज ने। सार्क दक्षिणी एशियाई देश का संगठन है और इसमें 7 देश शामिल हैं और इसके 7 देश में है बांग्लादेश, श्रीलंका एवं मालदीव। सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है और इस संगठन का निर्माण बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिया उर रहमान के पहल पर किया गया था 1985 ईस्वी में। अगला है कि बिहार पर केंद्र का ऋण है तो कितना है? तो 67.653 करोड़, 67,653 करोड़ बिहार पर केंद्र सरकार का ऋण है। अगला है कि फरवरी 2002 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने किस अभिनेता को सम्मानित किया? तो दिलीप कुमार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और दिलीप कुमार भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता है। इन्हें निशान-ए-पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और दिलीप कुमार को अलीगढ़ विश्वविद्यालय ने भी सम्मानित किया। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार विधानसभा से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है कि ऑस्कर 2002 में से किसे सर्वोच्चम विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो नो मैन्स लैंड। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा।
सन 2002 में ऑस्कर पुरस्कार में इसे चुना गया था। अगला है कि लिब्राहन जांच कमीशन किसके लिए है? तो बाबरी मस्जिद को तोड़ फोड़ से संबंधित है। 6 दिसंबर 1992 को हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस की जांच तथा दोषी व्यक्ति को पता लगाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने जस्टिस लिब्राहन आयोग का गठन किया था। अगला है कि संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष कौन है? तो M.N. वेंकटचलैया। अगला है कि 22 फरवरी 2000 को संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया और इसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश श्री M.N. वेंकटचलैया थे। और कहा जाता है कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 मार्च 2002 को तत्कालीन विधि मंत्री श्री अरुण जेटली को सौंपी थी और इस रिपोर्ट में संविधान में कुछ संशोधन करने की सिफारिश की गई थी और इस आयोग ने अली ईरानी, सुभाष कश्यप, सोनी सरोबजी और P.N. संगमा आदि सम्मिलित थे। अगला है अमिता रॉड्रिक किसकी लेखिका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा C. बिजनेस एंड अनटोल्ड। अगला है कि चोगम 2002 51 सदस्यों का देश है, तो कोलंबो में। चोगम का सदस्य राष्ट्र होते हैं जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। 51 सदस्यीय चोगम सदस्य राष्ट्रों की अध्यक्षता ब्रिटेन की महारानी करती है और 2 से 5 मार्च 2002 ईस्वी तक राष्ट्रमंडलीय शासन अध्यक्ष का सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन के निकट कोलंबो में संपन्न हुआ था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नई ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी का सितंबर 2002 में मेजबानी करेगा? तो श्रीलंका इसका उत्तर हो जाएगा। ICC चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट श्रीलंका के कोलंबो में 13 से 30 सितंबर 2002 को संपन्न होगा। ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी का पूर्व नाम ICC वॉकआउट टूर्नामेंट था। अगला है कि बिहार में कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी है? तो रांची इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन C। झारखंड राज्य की राजधानी रांची को बनाया गया था। अगला है इनमें से कौन सा सत्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। बिहार कोयले और अबरक का प्रमुख उत्पादक राज्य है। कहा जाता है कि वर्तमान बिहार के लिए कोई सत्य नहीं है, लेकिन झारखंड से अलग होने के बाद, राज्य बनने के बाद बिहार में कोयले तथा अबरक बहुत कम रह गया और बिहार से उड़ीसा राज्य 1936 में बना और बिहार की सीमा उड़ीसा से नहीं मिलती है और बिहार की सीमा UP, झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ मिलती है। बिहार में 2 सदनीय विधानसभा है। अगला है कि बिहार के मुख्य खदान फसल क्या है? तो चावल, गेहूं और मक्का। ऑप्शन A सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के प्रमुख फसल चावल, गेहूं और मक्का है। अगला है कि झारखंड बनने के बाद बिहार में लगभग कितने ज़िले रह गए थे? तो 38 जिला। ऑप्शन A सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में बिहार में कौन सा नया राज्य बना है? तो झारखंड। ऑप्शन C सही उत्तर हो जाएगा। और झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर के नया राज्य बना था और यह भारत का 28वां राज्य के रूप में उभरा और इसकी क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर। अगला है कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस जलप्रपात है? तो हुंड्रू कहाँ है? तो रांची में। ऑप्शन A हो जाएगा रांची में। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है और यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। यह एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। यह प्रपात 74 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला है कि पटना महानगर पालिका में वार्ड की संख्या कितनी है? तो 57 है, लेकिन यह 2002 के करंट अफेयर से लिया गया है। अगला है कि बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? तो यह करंट अफेयर 2002 से पूछा जा रहा है। तो ML मजूमदार, उस समय LM मजूमदार थे। अगला है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है? तो इंडियन नेशंस का। इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन पटना 1931 में प्रारंभ किया गया था और इसका प्रकाशन दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह के द्वारा किया गया था। अगला है कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से। अगला प्रश्न है कि मैथन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? अगला प्रश्न है कि बिहार के राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1913 किलोमीटर, लेकिन यह करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है, यह 2002 के करंट अफेयर का प्रश्न है। अगला है कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे है? तो स्वर्ण रेखा नदी हो जाएगा ऑप्शन C।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार में कौन से जिले कुछ इलाके में पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो पूर्णिया और मानभूम जिला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो बोध गया इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और बिहार के विभाजन के बाद हजारीबाग झारखंड में चला गया, लेकिन बोध गया जो है गौतम बुद्ध अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है, वह बिहार में आ गया था। अगला है कि भारत के प्रसिद्ध गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो विद्युत ऊर्जा जो है वो ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत। और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।